जॉन इस वक्त एक मिशन पर है, एक ऐसे टारगेट को मारना जो खबरों के मुताबिक ठीक उसके सामने वाली होटल के एक कमरे में आने वाला है। जॉन पिछले 5 दिनों से एक खाली इमारत में कमरा किराए पर लेकर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा है ताकि वो दूर से ही अपने निशाने को ढेर कर सके। जॉन कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक बेहद प्रोफेशनल किलर है जो अपनी बारीकियों, साफ सुथरे काम और कड़े डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है। इस बात का सबूत है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी जब टारगेट का कोई नाम ओ निशान नहीं है, वो अभी भी उसके इंतजार में खड़ा है। खैर, जॉन ने अपने हाथ पर एक ऐसी घड़ी पहनी है जो उसकी दिल की धड़कन को मापती है और ये उसके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि एक परफेक्ट शॉट के लिए अपने शरीर की जानकारी को जानना और उस पर काबू पाना जॉन के लिए बहुत मायने रखता है। पिछले कई सालों से इस खतरनाक काम में होने के बावजूद जॉन ने आज तक न कोई गलती की है और न ही वो कभी पकड़ा गया है। यहाँ तक कि पुलिस भी आज तक उसके किसी मिशन को ट्रेस नहीं कर पाई है। जॉन का लगातार घंटों बस चुपचाप बैठकर टारगेट का इंतजार करना, जाहिर है ये काम उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो जल्दी परेशान या बोर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कामों के लिए इंसानों के अंदर पत्थर जैसा सब्र की जरूरत होती है जो सिर्फ कुछ खास लोगों के पास होता है। जॉन खुद मानता है कि वो कोई खास या मामूली इंसान नहीं है, बस उसका फोकस, जिम्मेदारी और इरादा दूसरों से अलग है। खैर, जॉन बीच बीच में अपने शरीर की अकड़न दूर करने के लिए योगा करता है और बोरियत मिटाने के लिए किशोर कुमार के गाने सुनता है। आखिर वो भी एक इंसान ही है जिसे थकान और बोर महसूस होती ही होगी। इसी तरह काफी समय बिताने के बाद वो जानबूझकर एक जर्मन टूरिस्ट का हुलिया बनाता है और खुद खाने के लिए बाहर जाता है। और उसने अपना हुलिया इसलिए बदल लिया था क्योंकि पेरिस के लोग जर्मन टूरिस्टों से बात करना कम पसंद करते हैं और यही चीज उसकी पहचान छुपाने में मदद करती है। इससे साफ पता चलता है कि जॉन ने हर छोटी से छोटी चीज को बहुत बारीकी से प्लान किया है। यहाँ तक कि ब्रश करने या हाथ मुंह धोने के बाद वो वॉश बेसिन पर एक खास लिक्विड स्प्रे करता है ताकि उसके डीएनए का एक भी कतरा वहां न बचे और पुलिस के लिए उसे ढूंढना नामुमकिन हो जाए। 5वीं रात जॉन को ऐसा महसूस होता है कि शायद टारगेट आज भी नहीं आएगा, इसलिए वो थोड़ी देर सोने का फैसला करता है। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सामने वाले कमरे में सफाई चल रही है। ये इस बात का इशारा था कि टारगेट बस आने ही वाला है। जॉन तुरंत अपनी लंबी दूरी वाली स्नाइपर को 8x लगाकर तैयार करता है। तभी सामने वाले कमरे में एक औरत दाखिल होती है जो शायद टारगेट के मनोरंजन के लिए भेजी गई थी। इसी बीच जॉन अपनी आंखों को आई ड्रॉप से साफ करता है और मन को शांत रखने के लिए गाना चला देता है। आखिरकार टारगेट कमरे में दाखिल होता है। जॉन की उंगली ट्रिगर पर है, निशाना बिल्कुल सटीक है, लेकिन वो गोली नहीं चलाता। वो देखता है कि उसकी हार्ट बीट 101 पर है, इसलिए वो इंतजार करता है कि धड़कन ठीक 60 पर आ जाए ताकि उससे रत्ती भर भी चूक न हो। थोड़ी देर शांत रहने के बाद जब उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है तो वो मौके पर ट्रिगर दबा देता है। लेकिन आज पहली बार जॉन अपने मिशन में फेल हो गया। बिना एक पल गंवाए उसने तुरंत अपना सारा सामान समेटा और इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंचते वो तुरंत रफू चक्कर हो गया। 5 दिनों के लंबे इंतजार के बाद जॉन को इस कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा कि सालों का पेशा भी हर बार कामयाबी की गारंटी नहीं देता। जॉन के चेहरे पर पहली बार घबराहट और तनाव साफ दिख रहा था। जब वो पुलिस की गाड़ियों से बचते हुए तेजी से भगा रहा था, कुछ दूर पहुंचते ही उसने सबूत मिटाना शुरू कर दिया। हेलमेट को भी नदी में फेंक दिया और अपनी दाढ़ी मूंछें पूरी तरह साफ कर ली और अपना पिस्तौल एक कूड़ेदान में डाल दिया। अपनी गलती सुधारने के बजाय जॉन ने पेरिस छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और कुत्तों को देखकर उसकी धड़कनें फिर बढ़ गईं, जिसकी वजह से उसे वापस टॉयलेट जाकर अपना चेहरा धोना पड़ा ताकि वो खुद को शांत कर सके। ठीक उसी समय उसे उसकी एजेंसी का फोन आता है और उसे बताया जाता है कि क्लाइंट मिशन फेल होने की वजह से बेहद गुस्से में है और उन्होंने जॉन को एक मौका भी दिया है कि किसी भी तरह वापस जाकर उस टारगेट को खत्म करे। लेकिन जॉन अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसने अपनी जान बचाने के लिए पेरिस छोड़ना ही सही समझा। पूरे सफर के दौरान जॉन की नजरें हर मुसाफिर पर थी। उसे एक चश्मे वाले और सूट पहने शख्स पर शक हुआ जो बिल्कुल जॉन जैसा लग रहा था। उसे डर था कि अब वो खुद एक शिकार बन चुका है, शायद क्लाइंट, उसकी अपनी एजेंसी या फिर उस टारगेट के आदमी उसके पीछे पड़े थे। जॉन सावधानी बरकाते हुए दूसरे देश में रुका और आज रात वहीं एक होटल में रुकने का फैसला किया। लेकिन होटल के कमरे में भी उसका खौफ कम नहीं हुआ। उसने अपनी सुरक्षा के लिए दरवाजे के पीछे कांच के गिलास रख दिए ताकि कोई अंदर आए तो आवाज हो जाए और वो पूरी रात बैठकर सोया, हाथ में एक चाकू थामे हुए। अगली सुबह जॉन वहां से सीधा अपने घर यानी अमेरिका के सैंटो डोमिंगो के लिए रवाना हुआ। एयरपोर्ट से उतरने के बाद उसे अपने उस गुप्त ठिकाने तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ा जो शहर के शोर शराबे से बहुत दूर था। लेकिन जैसे ही वो अपने घर के गेट पर पहुंचा उसके होश उड़ गए। वहां जमीन पर जूतों के निशान और सिगरेट के ढेर सारे टुकड़े बिखरे पड़े थे। साफ था कि कोई अजनबी उसके इलाके में घुस चुका था। जॉन ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और अंदर की तरफ दौड़ गया। जॉन के होश उड़ गए जब उसने देखा कि उसका घर पूरी तरह तहस नहस हो चुका था और हर तरफ खून के धब्बे बिखरे थे। उसे अपने घर या दौलत की चिंता नहीं थी, उसे फिक्र थी
थी अपनी प्यारी पत्नी की जो अकेली थी। पुलिस से संपर्क करने पर पता चला कि उसकी पत्नी आईसीयू में भर्ती है क्योंकि किसी अनजान हमलावर ने उस पर जानलेवा हमला किया था। अस्पताल पहुंचकर जॉन का दिल दहल गया। उसकी पत्नी का चेहरा सूजा हुआ था और कई जगह टांके लगे हुए थे। वहाँ मौजूद जॉन के साले ने बताया कि हमलावर दो थे, एक मर्द और एक औरत, जो एक हरे रंग की टैक्सी से आए थे जिस पर पीले रंग का लोगो था, और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उसकी पत्नी ने सच नहीं उगला तो वो उसका इससे भी बुरा हाल करेंगे। जब जॉन की पत्नी को होश आया तो उनकी खामोशी ने सब बयां कर दिया। वो जॉन के असली काम के बारे में जानती थी, लेकिन उसने अपनी जान जोखिम में डालकर भी जॉन की पहचान गुप्त रखी। अपने पति के लिए उसका प्यार इतना बड़ा था कि उसने मरते दम तक जुबान नहीं खोली। अपनी पत्नी की ये हालत देखकर जॉन के अंदर बदले की आग भड़क उठी। उसने अपने घर के आंगन की जमीन खोदी और अपना वो सारा सामान निकाला जिसे वो काम के लिए इस्तेमाल करता था। अपने साले से मिली टैक्सी की जानकारी के आधार पर जॉन पूरे शहर में उस खास गाड़ी को ढूंढने लगा। दिन भर की मशक्कत के बाद आखिरकार उसे वो टैक्सी मिल गई। उसने ड्राइवर का पीछा किया और उस टैक्सी कंपनी के हेड ऑफिस तक पहुंचाया। वहां से उसने उस ड्राइवर का पता लगाया जो घटना वाले दिन ड्यूटी पर था। फिर जॉन एक सवारी बनकर उस ड्राइवर की टैक्सी में बैठ गया और उस ड्राइवर को पिस्तौल की नोक पर एक सुनसान जगह ले गया। ड्राइवर ने डरते हुए बताया कि वो दोनों मुसाफिर लग रहे थे। औरत दुबली पतली थी और मर्द लंबा चौड़ा और खूंखार लग रहा था। सारी जानकारी मिलने के बाद जॉन ने बिना हिचकिचाए ड्राइवर को खत्म कर दिया ताकि कोई गवाह जिंदा न बचे। ड्राइवर की बातों से जॉन समझ गया कि ये हमलावर कोई मामूली गुंडे नहीं बल्कि उसी की तरह प्रोफेशनल किलर हैं। इसके बाद जॉन अपने अगले ठिकाने न्यू ऑरलियंस गया जहां उसकी एजेंसी का हेडक्वार्टर था। वहां पहुंचकर जॉन ने एक वैन किराए पर ली और अपने सीक्रेट ठिकाने से फेक आईडी, हथियार और जाली नंबर प्लेट्स जैसी जरूरत की चीजें इकट्ठा की। जॉन के दिमाग में एक खतरनाक प्लान चल रहा था। उसने साफ सफाई में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बड़े डस्टबिन और कुछ सामान भी खरीदे। अब उसका इरादा बिल्कुल साफ था। वो एक सफाई कर्मचारी का भेष बदलकर अपनी ही एजेंसी की उस इमारत में घुसने वाला था जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ था। इसके कुछ देर बाद एक कुरियर बॉय का फायदा उठाते हुए जॉन कचरा उठाने वाले के भेष में बड़ी ही चालाकी से इमारत के अंदर घुस गया और जैसे ही कुरियर वाला वहां से निकला और गलियारा खाली हुआ, जॉन सीधा उस वकील के निजी दफ्तर में घुस गया जो उसकी एजेंसी चलाता था। यहाँ ये वकील जो रईस क्लाइंट्स के लिए सुपारी लेने का काम करता था। जॉन को शक था कि उसकी पत्नी पर हुए हमले के पीछे इसी वकील का हाथ है। उसने बिना वक्त गंवाए पूछताछ शुरू की। जुबान खुलवाने के लिए जॉन ने नेल गन का इस्तेमाल किया और वकील के सीने पर 3 कीलें दाग दी, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक वकील अड़ा रहा और उसने कुछ नहीं बताया। अब जॉन का अगला निशाना थी वकील की असिस्टेंट, जो समझदार निकली और जॉन को उन दोनों कातिलों का पूरा डेटा देने को तैयार हो गई जो उसके घर पर सुरक्षित रखा था। लेकिन यहाँ असिस्टेंट ने जॉन के सामने एक शर्त रखी। वो जानती थी कि जॉन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो चाहती थी कि उसकी मौत एक हादसा लगे। वो चाहती थी कि उसकी बीमा राशि उसके बच्चों को मिल सके ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। ये सुनकर जॉन के मन में एक अजीब सी हलचल मची। एक तरह उसका उसूल कहता है, हमदर्दी मत करो, हमदर्दी ही कमजोरी है, लेकिन एक पिता होने के नाते उसके भीतर की इंसानियत जाग उठी। आखिरकार उसने उसे अपने घर ले जाने और दस्तावेज दिखाने का मौका दिया। सबूत मिटाने के लिए जॉन ने वकील की लाश को कचरे के बड़े डिब्बे में डाला और बड़े आराम से लिफ्ट में सवार हो गया। लिफ्ट में 2 और लोग भी थे, जिनमें से एक ने मजाक में कह भी दिया कि कहीं इस डिब्बे में कोई लाश तो नहीं। उसे क्या पता था कि उसका मजाक हकीकत था। असिस्टेंट के घर पहुंचकर जॉन ने वो कागजात हासिल कर लिए। अपना वादा निभाते हुए जॉन ने सीढ़ियों के पास ही असिस्टेंट की गर्दन तोड़ दी ताकि उसकी मौत गिरकर हुई एक दुर्घटना लगे। इसके बाद जॉन ने वकील की लाश को ठिकाने लगाने के लिए दूसरे शहर निकल गया, जहां उसने सबूतों को समंदर में फेंका और वकील की लाश को एक सुनसान पुल के नीचे डाल दिया जहां पुलिस का पहुंचना नामुमकिन था। अब जॉन का अगला पड़ाव था फ्लोरिडा, जहां उन 2 हमलावरों में से एक रहता था। वहां पहुंचते ही जॉन ने देखा कि वो आदमी बिल्कुल वैसा ही था जैसा टैक्सी ड्राइवर ने बताया था, लंबा चौड़ा खूंखार चेहरा और साथ में एक खूंखार पिटबुल कुत्ता। जॉन ने सही वक्त का इंतजार किया और जैसे ही आधी रात हुई और वो आदमी गहरी नींद में सो गया, जॉन अपनी पिस्तौल लेकर अंदर घुस आया। लेकिन जैसा उसने सोचा था, काम उतना आसान नहीं रहा। जैसे ही जॉन हमला करने वाला था, उस खूंखार आदमी ने पीछे से उसे दबोच लिया। अब उन दोनों के बीच एक भयानक और खूनी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ताकत और शरीर की बनावट के मामले में भले ही जॉन उस खूंखार हमलावर से कमजोर पड़ रहा था, लेकिन जॉन के पास उससे भी बड़ा हथियार था। उसका शांत और तेज दिमाग, जॉन की फुर्ती और टैक्टिक्स के कारण वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन अपनी आखिरी जान तक वो फिर से उठ खड़ा हुआ। हालांकि जॉन की सूझबूझ के आगे उसकी एक न चली और जॉन ने उसे मार दिया। लेकिन जैसे ही जॉन का काम पूरा हुआ, उस आदमी का पालतू पिटबुल कुत्ता अपने मालिक की मौत का बदला लेने के लिए जॉन की ओर झपटा। जॉन ने तेजी से भागकर जाली का दरवाजा बंद किया और फिर पूरे इलाके के सबूत मिटाने के लिए वहां एक मोलोटोव कॉकटेल फेंक दिया और इसी तरह
उसका एक दुश्मन खत्म हुआ। और अब बारी थी न्यूयॉर्क की, जहाँ वो दूसरी गुनहगार रहती है, वही दुबली पतली औरत जो उसकी पत्नी के टॉर्चर में शामिल थी, जिसे कमजोर समझने की गलती कोई भी कर सकता था, लेकिन हकीकत में वो एक नामी और खूंखार कॉन्ट्रैक्ट किलर थी और जुर्म की दुनिया में उसका नाम काफी बड़ा था। लेकिन जॉन को इन बातों या उसकी शोहरत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जॉन ने अपनी बेखौफियत का सबूत तब दिया जब उसने भरी महफिल में एक रेस्टोरेंट के अंदर उस औरत को जा घेरा। वो औरत अकेले खाना खा रही थी। जैसे ही जॉन उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा और उसे अपनी पिस्तौल दिखाई, वैसे ही उस एक्सपर्ट किलर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो सन्न रह गई, मानो उसके पास कहने को शब्द ही न बचे हों। वो जान चुकी थी कि जॉन अपनी पत्नी का बदला लेने आया है। अपनी मौत को सामने देख उसने अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर रेस्टोरेंट की सबसे महंगी शराब ऑर्डर की। साथ ही उसने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए सफाई दी कि मैंने तुम्हारी पत्नी को छुआ तक नहीं। उसे जो भी चोटें आई वो सब उस पागल आदमी की वजह से थीं, क्योंकि उसका काम करने का तरीका ही क्रूर था। ऐसे ही वो गिड़गिड़ाती रही, लंबी चौड़ी बातें बनाती रही, लेकिन जॉन पत्थर की मूर्ति की तरह चुप रहा। उसके चेहरे की खामोशी इस बात का सबूत थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। जॉन उसे गन पॉइंट पर रेस्टोरेंट से बाहर एक सुनसान जगह ले गया। रास्ते में वो औरत अचानक फिसल गई और मदद के लिए हाथ बढ़ाया। एक पल को गन पॉइंट पर रेस्टोरेंट से बाहर लगा कि शायद जॉन को रहम आ जाए, लेकिन तभी जॉन को अपना वही पुराना उसूल याद आया, किसी पर भरोसा मत करो और दया मत दिखाओ। फिर जैसे ही उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, जॉन ने बिना एक पल गंवाए उसके सिर में गोली मार दी। देखने में जॉन का ये कदम बेहद बेरहम लग रहा है, लेकिन ये उसका सबसे सही फैसला था, क्योंकि वो औरत उसे धोखा दे रही थी। उसके बाएं हाथ में एक छिपा हुआ चाकू था, जिससे वो जॉन पर वार करने ही वाली थी, लेकिन जॉन की सतर्कता ने उसे एक बार फिर मौत के मुंह से बचा लिया। दोनों हमलावरों का काम तमाम करने के बाद अब जॉन की नजर उस असली चेहरे पर थी जिसने इस पूरी मुसीबत को शुरू किया था, यानी कि उसका क्लाइंट, जो एक अमीर बिजनेसमैन था, जिसने अपने कारोबारी दुश्मन को रास्ते से हटाने के लिए जॉन को सुपारी दी थी। और ये चीज जॉन के लिए कोई नई बात नहीं थी। राजनीति से लेकर बिजनेस तक जॉन ने ऐसे कई घिनौने काम किए थे। उसे आज भी याद है जब उसने एक शख्स पर तेजाब फेंका था और आज तक पुलिस उसे छू भी नहीं पाई। खैर, जॉन सीधा क्लाइंट के आलीशान अपार्टमेंट पहुंचा, लेकिन वहां का दरवाजा एक स्पेशल डिजिटल कार्ड से खुलता था। जॉन ने जल्दबाजी नहीं की। उसने ऑनलाइन एक कार्ड डुप्लीकेटर मशीन मंगवाई और क्लाइंट का पीछा करते हुए जिम तक पहुंच गया। वहां उसने सफाई कर्मी की चाबियां चुराई, क्लाइंट के लॉकर को खोला और उसके कार्ड का डेटा कॉपी कर लिया। क्लाइंट को कानो कान खबर भी नहीं हुई कि उसके घर की चाबी अब जॉन के पास है। जब क्लाइंट अपने घर लौटा तो सामने हाथ में पिस्तौल लिए जॉन को खड़ा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो उसे लगा कि ये कोई लुटेरा है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ये वही किलर है जिसे उसने काम पर रखा था। उस औरत की तरह क्लाइंट ने भी सारा दोष मरे हुए वकील यानी उसकी एजेंसी पर मढ़ दिया। उसने बताया कि जॉन के घर पर हमला करने का आइडिया वकील का था, जिसके लिए उसने $1.5 लाख अलग से दिए थे। जॉन को एहसास था कि ये सब टारगेट को न मार पाने का नतीजा था। अब क्योंकि वकील पहले ही मर चुका था और क्लाइंट के पास जॉन की असली पहचान का कोई सुराग नहीं था, इसलिए जॉन ने उसे जिंदा छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जाते जाते उसने एक ऐसी धमकी दी जिसने क्लाइंट की रूह कंपा दी। जॉन ने कहा कि अगर उसने कभी भी उसे ढूंढने की कोशिश की तो जॉन उसे ऐसे तरीके से मारेगा जिसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा पाएगा। क्लाइंट बुरी तरह डर गया और ये मामला यहीं शांत हो गया। इसके कुछ दिन बाद हम जॉन को उसके अपने घर में देखते हैं, जो अपनी पत्नी के लिए कॉफी बना रहा है, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुकी है। और जॉन आगे क्या करेगा? क्या वो किलर का काम जारी रखेगा या संडे का तेल बेचेगा, ये कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि पूरी फिल्म में उसका असली नाम तक नहीं बताया गया। जॉन तो बस एक काल्पनिक नाम है जो मैंने आपको कहानी सुनाने के लिए इस्तेमाल किया। खैर, इस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है, सब्र, पेशेंस। वो चीज जो जॉन ने 5 दिनों तक बिना हिले डुले 24 घंटे एक कमरे में रहकर दिखाया। भले ही उसका पेशा गलत था और उसे कभी सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन उसकी फोकस और पेशेंस काबिले तारीफ है। जैसा कि कहा गया है, सब्र करने वालों के साथ ईश्वर होता है। तो चलो मिलते हैं एक और कहानी के साथ। टेक केयर, बाय।